लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। बांग्लादेश का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले एक ऐसे देश की इमेज आती है जहां सबसे ज्यादा इस्लामिक आबादी रहती है। 16 करोड़ मुसलमानों के साथ इस देश की 90% आबादी मुस्लिम है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मुस्लिम देश आज के टाइम पर बांग्लादेश है। लेकिन एक वक्त था जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को मानने वाली आबादी रहती थी। आज बांग्लादेश में 1% बौद्ध आबादी भी नहीं है, लेकिन कभी बांग्लादेश पर बौद्ध और हिंदू राजाओं का शासन हुआ करता था। फिर एक ऐसा दौर आया जब बांग्लादेश और आज का वेस्ट बंगाल कुछ ऐसे इस्लाम के अधीन हुआ कि हमेशा के लिए बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश बन गया। बांग्लादेश में इस्लाम फैलाने में बख्तियार खिलजी और मुगल शासकों का रोल माना जाता है, लेकिन सिर्फ यही लोग बंगाल में या बांग्लादेश में इस्लाम के लिए जिम्मेदार नहीं थे। बांग्लादेश में इस्लाम के फैलने की कहानी और भी ज्यादा गहराई से जानने लायक है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर बांग्लादेश में इस्लाम सबसे पहले कैसे आया। क्या नालंदा जलाने वाले बख्तियार खिलजी के टाइम पर इस्लाम इस देश में आया, या फिर इससे भी पहले बांग्लादेश में इस्लाम की नींव पड़ चुकी थी। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। पैरों को कंफर्टेबल भी रखना है और स्टाइलिश भी दिखना है तो आप ये स्नीकर्स ट्राई कर सकते हैं। शॉप नाउ पर इनका लिंक है, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के पास बंगाल डेल्टा में मौजूद है बांग्लादेश। भारत के इतिहास में इस हिस्से का बहुत महत्व रहा है। बंगाल के समुद्र के पास होने की वजह से न सिर्फ ये ट्रेड के लिहाज से बेहतर स्टेट था, बल्कि यहां पर बड़े पैमाने पर खेती भी होती थी। अभी हम जो बातें करेंगे उसमें ऐतिहासिक रूप से हम पूरे बंगाल की बात करेंगे। इसमें आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का पूरा इलाका हमें देखना होगा, क्योंकि जो बांग्लादेश आज हमें दिखता है मोटे तौर पर उसकी एक अलग आइडेंटिटी अंग्रेजों की बदौलत बनी थी। इसे भी हम जानेंगे। खैर, इस्लाम के आने से पहले बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी बौद्ध होती थी। एंशिएंट इंडिया में बंगाल में बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलने लगा था। इसका एक एग्जाम्पल देखना हो तो आप एक इंटरेस्टिंग कहानी से देख सकते हैं। कहानी यह है कि 543 ईसा पूर्व में विजय सिंघा नाम का एक राजकुमार श्रीलंका पहुंचता है और एक राज्य की स्थापना करता है जिसे बाद में सिंघल कहा गया। ये विजय सिंघा बंगाल के राजा सिंह बाहू के पुत्र थे। ये कहानी हमें महावंश से मिलती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ था। इस तरह से आप बंगाल में बौद्ध धर्म के प्रभाव को देख सकते हैं। 8वीं सदी में जब भारत के पश्चिमी हिस्से पर मोहम्मद बिन कासिम हमले कर रहा था, उस समय यहाँ पर पाल वंश अस्तित्व में था। इस टाइम पर बौद्ध धर्म अपने पीक पर पहुंचा। 8वीं से 12वीं सदी के बीच बंगाल के क्षेत्र पर पाल राजवंश ने शासन किया। पाल राजवंश ने बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। पाल राजाओं में खास तौर पर धर्मपाल ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग महायान और तांत्रिक बौद्ध धर्म को मानते थे और इसे ही बढ़ावा दिया। उन्होंने कई बड़े बड़े मंदिर, मठ और आर्किटेक्चर के निर्माण को संरक्षण दिया। पाल राजाओं के तिब्बत और श्री विजय एम्पायर के बौद्धों से अच्छे खासे रिलेशंस थे। हालांकि 12वीं सदी में इस बौद्ध राजवंश की जगह एक हिंदू राजवंश यानी सेन राजवंश ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसी हिंदू राजवंश के टाइम पर 13वीं सदी में आक्रमण के माध्यम से इस्लाम की एंट्री होती है, जो बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अगर आपको लगता है कि बस ऐसे ही इस्लाम ने बांग्लादेश में एंट्री ली, तो आपका अंदाजा गलत है। इस्लाम के बंगाल में फैलने के अलग अलग रास्ते थे और हर रास्ता अपने आप में दिलचस्प था। बांग्लादेश में इस्लाम की पहली एंट्री होती है अरब ट्रेडर्स के माध्यम से। देखिए, भारत और अरब व्यापारियों के बीच ट्रेड रिलेशन इस्लाम के उदय से पहले से थे। जब अरब में इस्लाम का प्रसार हुआ तो नए नए मुसलमान बने इन अरब व्यापारियों ने बंगाल के लोगों को अपने नए धर्म के बारे में बताया। 9वीं सदी आते आते मुस्लिम व्यापारियों ने बंगाली बंदरगाहों के साथ ट्रेड बढ़ा दिया। इससे इस एरिया में इस्लाम के बारे में लोगों को पता चलने लगा। बांग्लादेश में पहाड़पुर और मैनामती नाम की जगहों पर आप 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी के बीच अब्बासिद डायनेस्टी के सिक्के देख सकते हैं। ये सिक्के बताते हैं कि भारत में जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए भी नहीं थे, तभी इस्लाम के बारे में बांग्लादेश के लोगों को पता था। अल मसूदी नाम के एक ट्रैवलर की किताब मेडोज ऑफ गोल्ड से पता चलता है कि पाल राजवंश के टाइम पर यानी बुद्धिस्ट राजाओं के टाइम पर अब्बासिद राजाओं और पाल राजाओं के बीच ट्रेड रिलेशंस हुआ करते थे। अब इन सारी बातों से ये पता चल जाता है कि बांग्लादेश में इस्लाम की एंट्री मुस्लिम हमलावरों से भी पहले हो गई थी। तो इस तरह से एक दिलचस्प बात है कि आक्रमणकारियों से पहले ही इस्लाम यहां आ गया था। लेकिन इस्लाम का बहुत तेजी से प्रसार सल्तनत काल के दौरान हुआ।
8वीं सदी से ही मोहम्मद बिन कासिम और उसके बाद 11वीं सदी में महमूद गजनवी के हमलों से भारत के रास्ते मुस्लिम हमलावरों के लिए खुल गए थे। हालांकि कासिम के हमले हो या फिर भारत में महमूद गजनवी का हमला हो, बंगाल तक इनमें से कोई भी आक्रमणकारी नहीं पहुंच पाया था। फिर सिचुएशन बदलती है 1191 में, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर हमले शुरू किए। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। भारत में इस्लामिक राजाओं की इस तरह से फाइनली एंट्री हो गई। साल 1200 आते आते देश के कई हिस्सों में तुर्की मोहम्मद गोरी और उसके साथियों का कब्जा हो गया। ऐसे ही एक तुर्की ममलूक यानी गुलाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी तब एक गुलाम हुआ करता था और उसके चाचा ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। हालांकि बख्तियार खिलजी को बनारस के कमांडर हुसामुद्दीन अगुल बेग ने भागवत और भिलुई, जिसे आज मिर्जापुर कहा जाता है यूपी का, इन जगहों की इक्ता दी। इक्ता यानी जागीर। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने पहले बिहार को जीता और उसके बाद उसने 1203 में बंगाल पर हमला किया। जब बख्तियार ने बांग्लादेश या बंगाल पर हमला किया तब वहां सेन वंश के 80 साल के बूढ़े राजा लक्ष्मण सेन राज करते थे। कहते हैं कि उनका राज्य इतना कमजोर हो चुका था कि बख्तियार की 18 घुड़सवारों की छोटी सी फौज बिना किसी चैलेंज के शहर में घुसी और सम्राट को हरा दिया। हालांकि हिस्टोरियंस इस कहानी पर बहुत ज़्यादा यकीन करते नहीं हैं, बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात लगती है, लेकिन तमाम हिस्टोरिकल एविडेंस ये बात बताते हैं कि बख्तियार को कोई बहुत बड़ा विरोध झेलना नहीं पड़ा था। खैर, बंगाल को जीतने के बाद इस्लाम के प्रसार में और भी ज़्यादा तेज़ी आई, लेकिन इस तेज़ी में तलवार के साथ साथ मिशनरियों का भी बहुत बड़ा हाथ था। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर इस्लाम के प्रसार का काम मिशनरियों ने किया। इन मिशनरीज ने सुल्तान बल्खी और मखदूम जैसे इस्लामिक संत शामिल थे। इस तरह से देखा जाए तो बख्तियार खिलजी के बाद इस्लामिक शासन चल रहा था और साथ ही इस्लाम का प्रसार करने के लिए ग्राउंड पर कई मिशनरी मौजूद थे। इस तरह से जो आबादी कभी बौद्ध और हिंदू हुआ करती थी वो बहुत तेजी से इस्लाम को अपनाने लगी। बख्तियार खिलजी ने साल 1227 तक शासन किया। इस दौरान इस्लाम का प्रसार कुछ ऐसे हुआ कि उसके बाद इस क्षेत्र में छोटी छोटी सल्तनतें उभरी। इसमें 14वीं सदी में साल 1352 में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जब शमसुद्दीन इलियास शाह ने बंगाल में अलग सल्तनत की स्थापना की। इस सल्तनत को इलियास शाही वंश कहा गया। इसके संस्थापक शमसुद्दीन इलियास ने मोहम्मद बिन तुगलक के बाद बगावत की और बंगाल में एक स्वतंत्र सल्तनत बनाई। हालांकि एक अच्छी बात यह रही कि इस सल्तनत के सुल्तानों ने बंगाल में किसी और लैंग्वेज को थोपने की कोशिश नहीं की। बंगाली लोगों की अपनी बंगाली भाषा को ही इन्होंने प्रमोट किया। सल्तनत काल में इस्लाम के प्रसार में बांग्ला लिटरेचर बहुत तेजी से डेवलप हुआ। उस्मान सिराजुद्दीन, अलाउल हक, शेख नूर कुतुब आलम, शाह मोहम्मद सगीर, अब्दुल हकीम, सैयद सुल्तान जैसे सैकड़ों ऐसे मुस्लिम लेखक थे जिन्होंने लिखने के लिए अरबी या फारसी की बजाय बांग्ला भाषा को चुना। इस वजह से बंगाल में एक अलग तरह का इस्लाम डेवलप हुआ, जिसकी भाषा अरबी या फारसी नहीं थी बल्कि लोकल लैंग्वेज के थ्रू ये इस्लाम फैल रहा था। बंगाल सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। इलियास शाही वंश के बारे में बता चुका हूं, ये पहला राजवंश था। ये तुर्की मूल के शासक थे। इसके बाद लोकल घराने के गणेश राजवंश ने सत्ता संभाली, जिसके आखिरी राजा ने खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। इस राजा ने अपना नाम जलालुद्दीन मोहम्मद शाह रखा। इन्होंने बड़े पैमाने पर मदरसे बनवाने का काम किया। अरब के लोग इन मदरसों को अल मदरीस अल बंगालिया कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता था बंगाल के मदरसे। उसके बाद 1490 के दशक में अबिसीनिया के सेनापति बारी बारी से बंगाल के सुल्तान बनते हैं। फिर आता है अरबी मूल का हुसैन शाही राजवंश, जिन्हें बाद में पश्तून के सूरी राजवंश ने हराकर बंगाल पर कब्जा किया। इसी सूरी राजवंश से महान राजा शेर शाह सूरी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अकबर के पिता हुमायूं को बहुत बुरी तरीके से हराया था। बंगाल का आखिरी राजवंश कर्रानी राजवंश था, जो कि पश्तून मुल्क का था। इस तरह से ये 5 सल्तनतें अलग अलग राजवंश थी, जिन्होंने बंगाल की इस्लामिक संस्कृति को फैलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। इस टाइम पीरियड में दुनिया के अलग अलग हिस्से से मुस्लिम ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स और सैनिकों को बुलाया गया था। इसमें नॉर्थ इंडिया के तुर्क भी शामिल थे, ईस्टर्न अफ्रीका के लोग भी शामिल थे, तुर्की और अफगानी लोग भी यहाँ पर आते थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो आज भले ही बांग्लादेश आपको मुस्लिम देशों से अलग थलग दिखता हो मैप में, लेकिन एक वक्त था जब बांग्लादेश बहुत अच्छे से इस्लामी दुनिया से जुड़ा हुआ था। इसी दौरान यहाँ पर बड़े पैमाने पर इस्लामिक आर्किटेक्चर भी डेवलप हुआ। बंगाल के मालदा की एक प्रसिद्ध मस्जिद है अदीना मस्जिद। इसे उस समय दमिश्क की महान मस्जिद के हिसाब से बनाया गया था।
ऐसे ही कई अलग अलग तरह की मस्जिदों का निर्माण देखने को मिलता है। मुगल काल आते आते बंगाल सूबे में हिंदू और बौद्ध जनसंख्या के साथ साथ इस्लामिक जनसंख्या भी अच्छी खासी हो गई थी। लेकिन अभी भी आज का जो बांग्लादेश है, जो पूर्वी बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, वो उस समय जंगल था। यहाँ पर बहुत कम मुस्लिम आबादी थी। सवाल है अब कि मुस्लिम आबादी बढ़ी कैसे। देखिए, जब मुगल साम्राज्य के कंट्रोल में बांग्लादेश आया तो उन्होंने पाया कि यहाँ की जंगल वाली जो ज़मीन है वो बहुत उपजाऊ है। इसकी वजह ये थी कि ईस्टर्न गंगा जो डेल्टा है उसकी गाद सूख गई थी, जो कि बहुत उपजाऊ ज़मीन देकर गई थी। मुगलों ने फिर इस ज़मीन पर खेती करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया। मौके का फ़ायदा कई लोगों ने उठाया। कई मुस्लिम नेताओं ने किसानों को इस इलाके में खेती करने के लिए भेजा। इससे हुआ ये कि जल्दी ही यहाँ जाने वाले किसानों के बीच इस्लामी कल्चर काफ़ी पॉपुलर हुआ। एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश के बरीसाल जिले में ज़्यादातर ज़मींदार हिंदू थे। इन्होंने मिलकर एक मुस्लिम पीर को जंगल की ज़मीन को साफ करने का ठेका दिया। कई बार खुद कई मुस्लिम पीर बाबा लोगों को एक करके जंगल की सफाई कराते थे और फिर अपने आप को एक संत की तरह एस्टेब्लिश करने के लिए मुगलों का सहारा लेते थे। इस तरह से बंगाल के पश्चिमी हिस्से में जो मुस्लिम रह रहे थे उसमें से ज़्यादातर लोग आज के बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बसने लगे और साथ ही साथ एक लोकल आबादी ईस्टर्न बंगाल की भी डेवलप हुई। धीरे धीरे बंगाल के पूर्वी हिस्से में जो कि आज बांग्लादेश है, वहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो गई। वहीं पश्चिमी बंगाल में मुस्लिम आबादी कम होती चली गई। रिचर्ड ईटन बताते हैं कि मुगल काल में बंगाल में सजा के तौर पर इस्लाम के अपनाने के सबूत भी मिलते हैं, जिन्हें बाद में ईस्ट बंगाल भेजा गया। मुगलों को बंगाल की आर्थिक समृद्धि दिखती थी, इसलिए उन्होंने यहाँ खूब फायदा उठाया और यही काम मुगलों के बाद अंग्रेजों ने भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी वैसे तो मुगल काल के सबसे ताकतवर दौर में भारत में आई थी, लेकिन जैसे ही मुगल कमजोर पड़े, कंपनी ने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। जब बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल से टैक्स लेने का राइट मिला तो बंगाल के बुरे दिन शुरू हो गए। साल 1793 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के बाद अंग्रेजों ने बंगाल की जनता पर बहुत टॉर्चर किया, जबरन टैक्स वसूली की, जिससे आगे आने वाले टाइम में बंगाल में कई सारे अकाल पड़े। इन अकालों में लाखों लोग मारे गए और बंगाल जैसा एक शहर या राज्य गरीब हो गया। खैर, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जब यहाँ ब्रिटिश राज का डायरेक्ट कंट्रोल आया, तब बंगाल के मुस्लिम नेताओं को एक दूसरी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। यह प्रॉब्लम एक नए धर्म की एंट्री थी। इस धर्म का नाम था ईसाईयत, जो कि अंग्रेजों के आने के साथ ही बांग्लादेश में आए थे। अंग्रेजों की ईसाई मिशनरियों ने जब बांग्लादेश में ईसाई धर्म की ट्रेनिंग देनी शुरू की, शिक्षा देनी शुरू की, तो उनका विरोध करने के लिए रियाजुद्दीन अहमद मसादी, मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद जैसे पत्रकारों और लेखकों ने अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से ईसाई धर्म भी इस्लाम के आगे बहुत बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाया। अंग्रेजों के कंट्रोल में कलकत्ता, जो कि 1911 तक देश की राजधानी रही, वहां पर बंगाली मुसलमानों का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उनकी उभर कर आई। इस तरह से अगर आप बंगाल को एक यूनिट की तरह देखो तो पूरे बंगाल में मुस्लिम आबादी का प्रसार हो चुका था, जहां पर ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। फिर 20वीं सदी में साल 1906 में इसी बंगाल का विभाजन होता है। एक बन जाता है ईस्ट बंगाल, दूसरा बन जाता है वेस्ट बंगाल। ये विभाजन अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर किया था। हालांकि उन्होंने कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे हुआ ये कि ईस्ट के मुस्लिम और वेस्ट के दूसरे बंगाली लोगों के बीच एक डिवीजन पैदा हो गया। यही वजह थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो ईस्ट बंगाल का मुस्लिम डोमिनेंट इलाका पाकिस्तान को मिल गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। ये हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। अब जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि बंगाल में जो इस्लाम फैला, उसमें बंगाल के लोगों पर कोई नई भाषा नहीं थोपी गई थी। यानी कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों की भाषा भी मोटे तौर पर बंगाली थी। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच के रिलेशन ठीक नहीं थे। ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान में हिकारत से देखे जाते थे। शॉर्ट में बताऊं तो 1971 में इन्हीं वजहों से पूर्वी पाकिस्तान में लिबरेशन वॉर होती है। मैंने इस लिबरेशन वॉर पर कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। फिलहाल लिबरेशन वॉर के चलते पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन जाता है। जब बांग्लादेश एक नया देश बना तो करीब 1 करोड़ हिंदुओं ने बांग्लादेश को छोड़ दिया और भारत में एक रिफ्यूजी के तौर पर चले आए और यहीं रहने लगे। इससे बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी का परसेंटेज और बढ़ गया। इस तरह से दोस्तों, इतिहास में अगर देखा जाए तो कभी बौद्ध धर्म मानने वाला बंगाल पूरी तरह से इस्लामिक देश बन गया। आज 1% आबादी भी बौद्धों की आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलेगी।
सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्धों की बात भी करने वाला वहाँ पर कोई नहीं है। जब भी बात होती है तो हिंदू आबादी को लेकर ज़्यादा बातचीत होती है। तो ये कहानी थी बांग्लादेश के एक इस्लामिक देश बनने की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पर, इतिहास से जुड़े किसी टॉपिक पर, तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे उस पर वीडियो लाने की। तब तक के लिए चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।